नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान। अर्जुन राम मेघवाल को दी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव प्रबंधन समिति में नहीं मिली वसुंधरा राजे को जगह। अलका लांबा के बयान पर भड़के आप नेता। दिल्ली में कांग्रेस के 7 सीटों पर चुनाव लड़ने पर दी गठबंधन छोड़ने की चेतावनी। बैकफुट पर आई कांग्रेस। अजीत पवार से सीक्रेट मीटिंग पर बवाल के बीच शरद पवार का नया दाव। आज से महाराष्ट्र यात्रा पर निकले। बागी धनंजय मुंडे के इलाके में रैली कर दिखाएंगे अपने गुट की ताकत। केंद्र सरकार ने बदला नेहरू मेमोरियल का नाम। नए नाम पर भड़की कांग्रेस। राहुल ने कहा उनकी पहचान उनके कर्म से है, नाम से नहीं। मुंबई मीटिंग से पहले नीतीश के दिल्ली दौरे से मची खलबली। विपक्षी गठबंधन के किसी नेता से नहीं मिले बिहार सीएम। शांति यात्रा पर उठे सवाल। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे चुनाव के लिए बीजेपी के धुआंधार प्लान की। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसी बीच केंद्रीय आलाकमान ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र बनाने की अहम जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है। इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक घोषित कर दिया है। हालांकि इन सब ऐलानों के बीच अभी तक वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। राजीव जी, बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अभी तक स्थिति साफ क्यों नहीं है? देखिए, जो राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग स्ट्रेटजी तीनों स्टेट में है। मध्य प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मदद की, सरकार बन गई। लेकिन भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए देखा है कि कौन कौन सीटें कमजोर हैं। राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी चल रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्टेट लेवल पर गुटबाजियां नहीं चलती है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई, ये अभी तक का जो चल रहा था उससे अलग फैसला है। किसी भी राज्य में चुनाव से 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले इस तरह की समितियों की घोषणा की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बैठकें भी बुलाई जाती है। लेकिन इस बार पूरे एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे, क्योंकि विपक्ष भी एकजुट होने की तैयारी में लगा हुआ है। कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी से फाइट तो है, लेकिन विपक्षी नेताओं का महाजुटान वहां पर भी करेंगे। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एकजुट हैं और जो कम्युनिटी ये चाहती है कि ये नेता हमारी पसंद हो सकते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को कुछ समय पहले ही ये तैयार कर लिया था कि केंद्रीय लॉ मिनिस्टर बनाएंगे और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री देने के बाद राजस्थान में बड़ी भूमिका देंगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया को एक तरह से संदेश दिया गया है कि अभी भी वक्त है चुनाव में। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी एजेंडा है, जो तरीके हैं, जो चुनाव में जाने का प्रक्रिया है, उसके साथ नहीं आएंगी, अलग सुर अपनाएंगी, तो फिर रिप्लेस करने का प्लान भी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी दोनों की बात है कि पीएम मोदी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, संगठन भी देखते हैं, तो उनको 2 बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लगातार 15 अगस्त, 16 अगस्त की बैठक, 17 अगस्त की घोषणा, अब आगे भी जो चुनाव की तैयारियां चल रही है, राजस्थान में पीएम मोदी की रैली होगी और फिर
पूरा का पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जहां राजस्थान के कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं वसुंधरा राजे को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली कांग्रेस नेताओं संग बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। लांबा के बयान के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बात सुनकर आपके विधायक कांग्रेस नेताओं पर भड़क गए। आप नेताओं की ओर से साफ कर दिया गया कि अगर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है तो फिर विपक्षी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आप कांग्रेस में मचे घमासान के बाद गठबंधन इंडिया में दरार की खबरें सामने आने लगी और मामले को बिगड़ता देख कांग्रेस की ओर से सफाई देते हुए अलका लांबा के बयान का खंडन किया गया। राजीव जी, क्यों अलका लांबा ने ये बयान दिया और फिर क्यों कांग्रेस ने उनके बयान का खंडन कर दिया? अलका लांबा ने बयान जो दिया वो कांग्रेस का ही बयान था। मीटिंग के अंदर इस बात का डिस्कशन हुआ था, लेकिन इसे सीक्रेट रखने की बात कही गई थी कि हम पहले ये बताएंगे तैयारी कर रहे हैं, फिर नेगोशिएशन की बात होगी और उसके बाद अगर केजरीवाल इस बात पर तैयार नहीं होता है कि कम से कम दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को मिले, 4 सीटें हो सकता है तो केजरीवाल को मिले, या फिर इसका उलट होगा। बात तो चलेगी 4-3 पर, लेकिन हम 3-4 पर भी मान जाएंगे। लेकिन जो 2019 में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना तलाशी जा रही थी, कई बैठकों का दौर चला था और उस समय कांग्रेस की डिमांड थी कि 3 लोकसभा की सीटें हमें दे दो। केजरीवाल तैयार नहीं हुआ। केजरीवाल ने उस समय 5 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 कांग्रेस को देने की बात कही थी, फिर गठबंधन बन ही नहीं पाया। अब इस बार भी वही स्थिति है। प्रदेश यूनिट जो कांग्रेस का है पूरी तरीके से दबाव बना रहा है कि यहां अरविंद केजरीवाल अब नहीं चलने वाले हैं और ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस सरेंडर कर दे। लेकिन अगर सरेंडर कर देंगे तो प्रदेश इकाई के नेता क्या करेंगे? अब मीटिंग के अंदर जो राहुल गांधी ने कहा, खड़गे ने कहा, वेणुगोपाल ने कहा, वही बात अलका लांबा ने बाहर कह दिया। लेकिन जो सेक्रेसी की बात थी वो अलका लांबा कुछ समय के लिए भूल गई। कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि उसे दिखाना है कि केजरीवाल उनके साथ हैं। अब लड़ाई केजरीवाल और कांग्रेस के बीच होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से उलझी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि आपस में ही पूरे विपक्ष के जो गठबंधन है लड़ लेंगे और चुनाव में भी आपस में ही लड़ने वाले हैं, चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो। जी बिल्कुल, अलका लांबा के बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई और इसीलिए कांग्रेस मामले में बैकफुट पर आ गई। आगे बात करेंगे शरद पवार के नए दांव की। अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग पर बवाल के बाद जब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के दौरे की घोषणा कर दी। आज से पवार महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज बीड में जनसभा को संबोधित किया। शरद पवार की रणनीति बागी विधायकों के क्षेत्रों में जाकर शक्ति प्रदर्शन करने की है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मराठवाड़ा का बीड इलाका चुना। ये अजीत पवार खेमे में शामिल धनंजय मुंडे का विधानसभा क्षेत्र है। मुंडे एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि बीड में शरद पवार बागियों पर निशाना साध सकते हैं। क्यों ये दाव चला गया शरद पवार की ओर से? शरद पवार ये जो दाव चले हैं उसमें कहीं भी अजीत पवार नहीं है और जो ये बार बार बात कही जा रही है कि बागी विधायकों को टारगेट कर रहे हैं। धनंजय मुंडे परिवार के हैं। गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके भतीजे हैं। उनकी बेटी पंकजा मुंडे अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये एनसीपी में चले गए थे धनंजय मुंडे और आज अजीत पवार के साथ हैं। लेकिन क्या शरद पवार ने इतने बयानबाजी के बीच ये कहा कि नहीं अजीत पवार से अब हम दूरी बना के रखेंगे? उन्होंने कभी नहीं कहा, बार बार कहे ये मेरे परिवार का मसला है और पारिवारिक संबंध है, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन राजनीति में परिवार नहीं होता है, परिवार तो पूरा राजनीतिक परिवार ही है। शरद पवार ने यह दांव चला है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को एक संदेश देने के लिए कि तुम जो अभी कूद रहे हो कि शरद पवार अगर एनसीपी में एकजुट हो जाते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, तो हम अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। उस स्ट्रेटजी का जवाब यह है कि अगर शरद पवार की पूरी पार्टी एनडीए में शामिल होती है, शरद पवार अजीत पवार दोनों, एकनाथ शिंदे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को लोकसभा चुनाव में
शून्य पर आउट होना पड़ेगा। 48 की 48 सीटें एनडीए के पास जाएगी। वो अपनी पूरी ताकत अभी लगा रहे हैं, इसलिए कि एनसीपी प्रमुख तो शरद पवार ही हैं और एकजुट होकर अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे भाजपा के साथ तो फिर चुनौती कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लिए होगी। वो अपना कद बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और संकेत तो इसी बात का है कि शरद पवार अपने भतीजे के साथ ही आएंगे, एनडीए में आएंगे, और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को इसी की सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, सीक्रेट मीटिंग पर मचे बवाल के बाद लग रहे कयासों के बीच अब शरद पवार ने ये नया दांव चला है। अगली खबर में बात करेंगे नेहरू मेमोरियल के बदले नाम की। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। अब 3 दिन बाद आज इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। कांग्रेस इससे इतना भड़की हुई है कि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने के फैसले को ओछापन और द्वेष से भरा हुआ कदम बताया है। क्यों राजीव जी कांग्रेस इतना बौखला गई है मेमोरियल का नाम बदलने में? क्योंकि कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, बताने के लिए नाम है। और राहुल गांधी कहते हैं कि काम के आधार पर नेहरू की पहचान होगी, नाम के आधार पर नहीं। गांधी नेहरू परिवार की पहचान ही नाम के आधार पर है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कैसे हो गई? गांधी सरनेम लेने के पीछे ही एक बड़ा मकसद था, नाम। और इसीलिए आज बौखलाहट इस बात की है कि एक एक करके उन नामों को पीएम मोदी मिटा रहे हैं। अगर नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मेमोरियल रखा जाता तो चिढ़ का एक कारण होता, एक वजह होती, लेकिन उसका नाम तो पीएम मेमोरियल रखा गया, प्रधानमंत्री मेमोरियल। अगर जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, 3 मूर्ति भवन में रहते थे, तो उनके लिए एक अलग से मेमोरियल की व्यवस्था की होनी चाहिए। उनके बाद भी प्रधानमंत्री बने, सारे प्रधानमंत्री को एक जगह अगर कोई जाता है देखने तो उस मेमोरियल में जाके सारे प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी ले, या फिर जवाहरलाल नेहरू पर केंद्रित होकर रह जाए। यह कांग्रेस की राजनीति थी, रणनीति थी कि कोई भी जगह जो है उसको अपने लोगों के नाम पर रखो। नाम बड़ी बात होती है क्योंकि लोगों का ध्यान हर जगह जाते आते देखते सुनते योजनाओं पर और नामों पर होती है, नाम पट्टिकाएं लगाने पर होती है कि लोगों ने ऐसा काम किया था। इसलिए आज जयराम रमेश हो या पूरी कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी इसी नाम के आधार पर अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। काम के आधार पर अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होता तो पंचायत का चुनाव जीतना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो उस नाम के मिटाने पर है, जो परिवारवाद की राजनीति खत्म करने का एक संकल्प पीएम मोदी ने लिया है। ये तो इसका एक शुरुआत के बाद मध्यांतर कह सकते हैं, अगली बारी और कुछ बदलने की है। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। कल दिल्ली पहुंचने पर नीतीश ने अटल समाधि स्थल पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा जा रहा था कि दिल्ली में नीतीश अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में तीसरी बैठक से पहले नीतीश के इस शांति दौरे पर कई सवाल उठ रहे हैं। राजीव जी, क्यों नीतीश कुमार ने विपक्ष के किसी और नेता से मुलाकात नहीं की? क्यों ये शांति दौरा कहलाया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के मुंह में नहीं पेट में दांत है। ये लालू यादव का कहना था कि ये हर बात को ऐसे पचा जाते हैं, पता नहीं चलता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। अब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, किसी विपक्षी नेता से नहीं मिले, अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक स्थल पर गए, श्रद्धांजलि दी, लेकिन किसी मीडिया वालों ने ये पूछा कि क्या नीतीश कुमार ने हरिवंश से बात की, क्या उनसे मुलाकात की, जो कि अभी पुल का काम कर रहे हैं मोदी शाह और नीतीश कुमार के बीच।
तो ये जो पुल है ये टूटा नहीं है अभी, और नीतीश कुमार पर कैसे कोई भरोसा करे कि कब वो किस जगह पर करवट लेंगे। तो इसलिए विपक्ष में भी कंफ्यूजन है, डर का माहौल है कि नीतीश कुमार कहीं पलटी न मार दें, और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी बातचीत ऐसा नहीं है खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार की राजनीति जैसे भी हो रही हो, लेकिन बिहार के अंदर एक आधार नीतीश कुमार का भी है, इसलिए लालू यादव भी नीतीश के साथ रहते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ इतने सालों तक रही है, तो जो रणनीति है इस बात के लिए है कि नीतीश कुमार भी एक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों जगह जाने का रास्ता हमारा बना रहे। और यही वजह है कि इनके जो शांतिपूर्ण दिल्ली दौरा है वो अशांति पैदा किए हुए है विपक्ष में भी, और विपक्ष के नेता सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर अब विपक्षी एकता में बड़ी फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।